वेलकम टू लिव ज्ञान नेट। मैं विनय आनंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आई बिलीव ये पार्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वैल्यूबल होगा। और मैं आपके लिए साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड के MCQ का सीरीज भी चला रहा हूँ, तो उसे भी आप देखना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTPS स्टैंड्स फॉर। HTTPS क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे कि आपको पता होगा, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक S ऐड हो गया है और ये S का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आप कहोगे कि इस HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आप वेब ब्राउज करते हो, HTTP होता है क्या? तो ये क्या एक प्रोटोकॉल है। इसमें आपको क्या होता है कि आप जो ब्राउज़र से ब्राउज़ कर रहे हो और जिस सर्वर पर आपको जाना है, उस दोनों के बीच का ये एक चैनल की तरह काम करता है। ये आपको उस ब्राउज़र से उस सर्वर तक पहुंचाने का एक रास्ता बताता है और ये रास्ता क्या होता है, HTTP और HTTPS होता है। अगर आप जब ब्राउज़ कर रहे हो और उस HTTP में, ठीक, HTTP वाले सर्वर पर आप अपना डिटेल्स जैसे ईमेल आईडी, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपने डेबिट कार्ड नंबर को फिल कर देते हो, तो क्या होता है, एक जो हैकर होता है वो हैकर आपके ईमेल आईडी को, आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को, आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स को आसानी से वो पढ़ सकता है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो अगर HTTPS होगा तो वो क्या होता है, बीच का जो रास्ता है वो इनक्रिप्टेड रास्ता हो जाएगा। इनक्रिप्टेड का मीन्स कि वो आपके और आपके सर्वर के अलावा किसी को नहीं पता चल सकता, वो हैकर आपका डिटेल्स को हैक नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप कहीं ब्राउज कर रहे हो, किसी वेबसाइट पर अपने डिटेल्स को डाल रहे हो, तो ये HTTPS को ज़रूर देखें। जैसे यहाँ एक पिक्चर आपके लिए लगाई गई है जिसमें ये पेपल का अकाउंट है और उसमें HTTPS लिख रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ, ये HTTPS है, ये सिक्योर वेबसाइट है, सिक्योर ऐप है। लेकिन जैसे ही अगर ये यहाँ पे एक एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है, क्योंकि ये HTTPS नहीं है, ये HTTP है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ HTTP। HTTP का डेवलपमेंट किसने किया? तो HTTP का जो डेवलपमेंट किया था वो किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ये जो टिम बर्नर्स-ली थे, ये और इसके टीम ने मिलकर इसको HTTP को बनाया था और साथ में HTML को भी बनाया था, जो कि क्या है, एक वेब सर्वर एंड टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है, वार्डलू इज अ सर्च इंजन फॉर। वार्डलू एक सर्च इंजन है और ये सर्च इंजन कैसा है? क्या ये साइंस एंड इंजीनियरिंग का सर्च इंजन है? क्या ये लाइफ साइंस लिटरेचर का सर्च इंजन है? क्या ये लाइब्रेरी साइंस लिटरेचर का है या सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का है? तो वार्डलू सर्च इंजन जो है वो क्या है, लाइफ साइंस लिटरेचर का सर्च इंजन। ये एक क्या है, ओपन सोर्स सर्च इंजन है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च इंजन है, जो कि लाइफ साइंस रिसर्च के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है, बाय सर्चिंग अक्रॉस स्पेसिफिक कैटेगरी सच एज प्रोटोकॉल्स, ऑनलाइन टूल्स, सेमिनार्स, पावर पॉइंट एंड डेटाबेस। ये जो वार्डलू सर्च इंजन है, जो ओपन एक्सेस सर्च इंजन है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स को सर्च कर सकते हो, सेमिनार्स को, पावर पॉइंट को और इसके डेटाबेस को। इसको जो क्रिएट किया है वो लाइफ इन रिसर्च LLC ने किया है। नेक्स्ट ये है वार्डलू सर्च इंजन। ये इसका इंटरफेस है, ये होम पेज इसका, ये इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट, टीम व्यूअर इज है। टीम व्यूअर क्या है? इमेज सॉफ्टवेयर, रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर, OCR सॉफ्टवेयर। तो टीम व्यूअर क्या है, किस तरह का ये सॉफ्टवेयर है?
तो आप सभी ने जूम ऐप का नाम बहुत सुना होगा। ये जूम ऐप क्या है? ये जूम ऐप में आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, वेबिनार करते हो, अपने स्क्रीन को शेयर करते हो। तो उसी तरह का ये टीम व्यूअर भी क्या है, एक तरह का ऐप है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जो क्या करते हैं, आप दूर घर बैठकर यानी रिमोट एरिया में बैठकर आप क्या कर सकते हो, वेबिनार को, सेमिनार को, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हो। तो ये क्या है, रिमोट लॉगिंग सॉफ्टवेयर है। TeamViewer is a proprietary of software for remote control, desktop sharing, online meetings, web conferencing and file transfer between computers. ये TeamViewer ऐप है, आपके गूगल स्टोर पर इजली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग ऑफ द फ्लोइंग इज अ premier database of profile of scientists, researchers and other faculty members working at academic institution and other R&D labs in India. कि इंडिया में कौन सा ऐसा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में काम कर रहे हैं, उनका डेटा सारा स्टोर है। तो वो आपका विद्वान है, इन्फोपोर्ट है, ओजस है या इनफॉर्मर है। तो ये आपका विद्वान डेटाबेस है, जिसमें रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी मेंबर्स और R&D लैब्स के फैकल्टी मेंबर्स का डेटा स्टोर करके रखा गया है। ये जो विद्वान है, ये क्या किया गया, इन्फ्लिबनेट के द्वारा डेवलप किया गया और उसके द्वारा मेंटेन किया गया। is the premier database of profile of scientists, researchers and other faculty members working at leading academic institutions and other R&D organizations involved in teaching and research in India. ये विद्वान का होम पेज है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, आप ये सर्च करके देख सकते हो। नेक्स्ट है, टॉक्सलाइन इज ए। टॉक्सलाइन क्या है? रेफरेंस डेटाबेस, रेफरेंस सर्विस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस या बिब्लियोग्राफिक सर्विस। तो टॉक्सलाइन, टॉक्सिकोलॉजी ऑनलाइन। टॉक्सिकोलॉजी ऑनलाइन ये क्या है? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। और ये किस तरह का डेटाबेस है? तो ये क्या है, मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा डेवलप किया गया ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, जिसमें फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल के डेटाबेस को स्टोर करके रखा गया है, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा बनाया गया है। टॉक्सलाइन, टॉक्सिकोलॉजी लिटरेचर ऑनलाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए, ये टॉक्सलाइन का ये सर्च रिजल्ट्स है, ये उसका होम पेज है जहाँ पर सारे डेटाबेस को सर्च किया जाता है। नेक्स्ट है, मेथड ऑफ रेसिड्यू इज यूज टू फाइंड आउट। मेथड ऑफ रेसिड्यू का यूज क्या फाइंड करने में किया जाता है? पर्सनालिटी फेसेट को, मैटर फेसेट को, एनर्जी फेसेट को या टाइम फेसेट को। जैसा कि आप सब जानते होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 फंडामेंटल कैटेगरीज दिए थे और उस 5 फंडामेंटल कैटेगरी में पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी और टाइम था। ठीक, उसमें से उन सारे फंडामेंटल कैटेगरीज में, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में से टाइम को फाइंड करना सबसे आसान है, उसके बाद स्पेस को करना, उसके बाद एनर्जी को करना, उसके बाद मैटर को करना और बाद में जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग उसमें मेथड ऑफ रेसिड्यू यानी छांटने की प्रक्रिया को करते हैं और छाटनी करने के बाद, उसको छांटने के बाद, रेसिड्यू को छांटने बाद, सारे को छांटने के बाद जो बच गया वो आपका क्या होगा, रेसिड्यू हो गया यानी पर्सनालिटी हो गया। सो आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट ये देखिए, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम और उसके क्या कनेक्टिंग सिंबल है, पर्सनालिटी का कॉमा, मैटर का सेमी कॉलन, एनर्जी का कोलन, स्पेस का डॉट और टाइम का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन स्कीम विच यूजेस 2 or more species of digits. The notation of such schemes is known as। तरह के हम लोग क्लासिफिकेशन स्कीम में 2 या 2 से अधिक अगर डिजिट्स का यूज़ करते हैं, नोटेशन का यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह का नोटेशन कहलाता है? क्या वो कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, प्योर है या मिक्स्ड है?
तो जब दो या दो से अधिक डिजिट्स के नोटेशन का जब यूज़ किया जाता है तो उसे मिक्स नोटेशन कहते हैं। जो हमारे पास जो नोटेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक प्योर नोटेशन होता है और एक मिक्स नोटेशन होता है। प्योर नोटेशन में क्या होता है, सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल, एक ही तरह के सिंबल का यूज़ किया जाता है। या तो अरबिक न्यूमेरल किया जा रहा है तो वही होगा 0 1 2 3 4। अगर रोमन लेटर किया जा रहा है तो A to Z तो सिर्फ वही किया जाएगा, जैसे DDC और EC में किया गया, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में किया गया। मिक्स नोटेशन में क्या है, इसमें दो या दो से अधिक तरह के नोटेशन का यूज़ किया जा सकता है। अरबिक न्यूमेरल भी किया जा सकता है 0 to 9 और रोमन लेटर्स भी A to Z किया जा, और दोनों को बहुत एक साथ एट द सेम टाइम किया जा सकता है, तो इसको कहा जाता है मिक्स नोटेशन। जैसे हमारा UDC, LC, CC, BC और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में दिखता है। नेक्स्ट है द एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस इज जनरली कॉल्ड। जब डॉक्यूमेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, तो जब हम डॉक्यूमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट का क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है, और सब्जेक्ट के एनालिसिस करने के बाद उसका क्लास नंबर दिया जाता है। तो राइट आंसर इज डी, सब्जेक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट है ISO 2709-2008 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर। कहा कि ये जो 2709-2008 है ये किस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेट एंड टाइम फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये जो ISO ये आपका क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ये स्टैंडर्ड है। देखिए ISO 9000 और 9001 ये क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। ISO 27000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, और ISO 8601 डेट टाइम फॉर्मेट डेटा का ये स्टैंडर्ड है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके लिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल वीडियो बनाता रहूँगा, और मैं जल्द ही लाइब्रेरी साइंस के डेफिनेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच।